सुप्रभात बच्चों, सत्यम टीवी लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा के हिंदी सब्जेक्ट का पाठ पढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी दोरलिंगनवर है। तो मैं इस सत्यम टीवी लाइव क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम स्पर्श 10वीं कक्षा स्पर्श पुस्तक में से गद्य खंड के पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उस पहले पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, यह पहले पाठ का नाम है। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा बहुत इस पाठ के जो लेखक है, जो उपन्यासकार है, जो नाटककार है, जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास नाटक लिखे हैं, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका नाम है प्रेमचंद्र। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा बहुत प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। तो बच्चों, प्रेमचंद्र की अवधि मानी जाती है 1880 से 1936 तक। जो इनकी अवधि थी, इनकी अवधि 1880 से 1936 तक इनकी अवधि मानी जाती है। इनका जन्म कब हुआ देखिए, 31 जुलाई 1880 में, 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म बनारस के करीब लमही गांव में हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के करीब एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है लमही। तो प्रेमचंद जी का जन्म जहां पर हुआ उस गांव का नाम है लमही, जो आज ही हमें देखने को मिलता है। तो लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से लेखन कार्य की शुरुआत की थी। तो इनके लेखन कार्य बहुत दिन पहले से ही इन्होंने शुरू कर दी थी। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहली कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। तो देखिए, पहले इन्होंने क्या किया, बहुत सारे काम की शुरुआत की, जैसे स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस और माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं में संपादन का भी काम शुरू किया था। तो पहले से ही जो प्रेमचंद्र जी है वह बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा से अपना काम करते थे बच्चों। तो आगे जाकर उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से काम किए, कौन कौन से लेखन लिखे, कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन कौन से नाटक लिखे, ये आप सभी को देखने को मिलता है। तो आगे देखिए क्या होता है। संपादन का काम करते करते इन्होंने क्या किया, कुछ समय बम्बई, जो आजकल हम मुंबई कह के बहुत ही इससे बुलाते हैं, तो मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी है बच्चों। तो देखिए, प्रेमचंद के लिखे हुए बहुत सारे कहानियों के ऊपर बहुत सारे यादगार फिल्में भी बनी हैं, जो आज भी हमें देखने को मिलती है। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितौरे प्रेमचंद्र को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता था। तो देखिए, जब वह लेखक और उपन्यास लिखते थे तो तभी उन्हें कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट करके कहा जाता था। जो भी प्रेमचंद्र उपन्यास लिखते थे, उस उपन्यास में जो आम आदमी, जैसे हम लोग हैं, जैसे आप लोग हो, जैसे मैं हूँ, हम जो जीवन में देखते हैं उतार चढ़ाव, दुख, खुशी, जो भी एक आम इंसान के जीवन में चलता है, उस चलने वाले घटनाओं को बहुत ही सरलता से लिखते हैं। जो इंसान एक बार देख ले या एक बार पढ़ ले तो प्रेमचंद जी के लिखे हुए
वह हर एक शब्द हमारे मन को छू लेता है। उस तरीके से वह बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सरलता से वह क्या करते हैं, अपने लेखन लिखते हैं, जो आम आदमी भी पढ़ेगा तो उसे पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि हाँ, यह मेरी ही कहानी शायद प्रेमचंद अपने लेखन से इस शब्दों में बयान कर रहे हैं, ऐसा आम आदमी को पढ़ते वक्त लगता है। तो आगे देखिए उन्होंने क्या किया है। 8 अक्टूबर, देखिए 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहावसान हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी भी वो हमारे बीच एक याद बनकर रह गए हैं। हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा नाम है और आज भी हम पूरे इज्जत के साथ बहुत ही प्रेम से प्रेमचंद जी का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे नाटक दिए हैं जो आज भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, ऐसे बहुत सारे उपन्यास आपको लाइब्रेरी में पढ़ने को मिलते हैं। उसमें निर्मला कह के एक उपन्यास है जो बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। वहाँ पे एक औरत की कहानी उन्होंने समाज के सामने रखा है जो हमें आज भी पढ़ने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छे उपन्यासकार, बहुत ही अच्छे नाटककार रह चुके प्रेमचंद जी ने हमें इस 10वीं कक्षा में एक पाठ आपकी जानकारी में देते हैं और उस पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। तो बच्चों, हम सब लोग बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद जी के लिखा हुआ पाठ उसे देख रहे थे। आप सभी ने अभी प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले पाठ में आए हुए कुछ शब्द जो शब्दार्थ का और एक अर्थ होता है जो मैं आपको बताना पसंद करूंगी। तो टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज में आपको शब्दार्थ देखने को मिलते हैं जो बहुत ही मुश्किल शब्द है, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखाया है। तो देखिए, पहला शब्द आता है तालीम। तालीम, इसका और एक अर्थ होता है शिक्षा। जो आप अभी शिक्षण प्राप्त करते हैं, जो आप पाठशाला में शिक्षा प्राप्ति करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तालीम। इसका और एक मतलब होता है शिक्षा। उसी तरह मेरा दूसरा शब्द है पुख्ता। पुख्ता यानी मजबूत, बहुत 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 ही मजबूत, जो ना किसी बारिश की वजह से, ना किसी तूफान की वजह से, ना ही किसी के ठोकर की वजह से गिर न पाए, उतना मजबूत होता है, उसको हम पुख्ता भी कहते हैं। उसी तरह तंबीह, तंबीह यानी जो आपके घरों में आपके बड़े बुजुर्ग या हमारे घरों में हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमारे अच्छाई के लिए करते हैं, डांट पटार। देखिए, डांट डपट जो हमें हमेशा हमारे अच्छे के लिए मिलता रहता है, उसको हम कहते हैं तंबीह करके हिंदी में बुलाया जाता है। उसी तरह मसलन, मसलन उसका मतलब होता है उदाहरण। जैसे वाक्य की रचना करने के बाद हम दूसरे किसी को बताना चाहते हैं, उस वाक्य का मतलब समझाना चाहते हैं, तो एक शब्द के 2 से 3 अर्थ होते हैं। तो वाक्य के रचना के स्वरूप पर हम क्या कहते हैं बच्चों, मसलन उदाहरण देकर हम हमेशा हमारी वाक्य की पूर्ति करते हैं या वाक्य की रचना करते हैं। उसी तरह इबारत, इबारत इसका मतलब होता है लेख। लेख यानी लिखना, लिखना इसको लेख या इबारत कहा जाता है। उसी तरह हर्फ, हर्फ का मतलब होता है अक्षर। स्वर व्यंजन के मिलाप से 12 कड़ी का जन्म हुआ है, तो उसी तरह हर्फ यानी छोटे छोटे अक्षरों के मिलाप से ही वाक्य की रचना होती है। तो वाक्य की रचना करने के लिए हमें हर्फ यानी अक्षरों की सख्त ज़रूरत होती है। लताड़, डांट डपट, सेम यहाँ पर भी है, तंबी है, उसका मतलब, या लताड़ का मतलब भी होता है जो एक घर में बड़ा भाई छोटे भाई को इस पाठ में आपको देखने को मिलता है। तो लताड़ इसका मतलब होता है एक छोटी सी गलती करने के बाद बड़ा भाई क्या करता है, उस छोटे भाई को डांट डपट लगाता रहता है, जो आगे जाकर आपको इस पाठ में देखने को मिलता है।
अवहेलना, तिरस्कार। आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसा कुछ हुआ होगा, आपको देखने को भी मिला होगा कि कुछ काम आप करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, तभी एक तीसरे व्यक्ति से आपको तिरस्कार महसूस हुआ होगा। तो अवहेलना इसका और एक मीनिंग होता है तिरस्कार। फजीहत, फजीहत इसका मतलब होता है अपमान, जो हमें कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ मौक़ों पर हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हमें ये अपमान सहना पड़ता है। हमें कई बार कई जगहों पर कुछ घटनाओं में अपमानित होना पड़ता है। तो यहाँ पे इस पाठ में एक व्यक्ति है जो बार बार अपमानित होता है। वजह क्या है ये मैं पाठ पढ़ाते वक्त मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। शरीक, शरीक इसका मतलब होता है शामिल होना। शामिल होना इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, आपके घरों में समझिए कि कोई तो एक कार्यक्रम है, जैसे शादी का कार्यक्रम है या आपका जन्मदिन का कार्यक्रम है। जन्मदिन हो या शादी हो, आप अकेले तो नहीं कर सकते। तो जब आपका जन्मदिन है तो बहुत सारे आपके दोस्त वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो इकट्ठा होकर आपका जो जन्मदिन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो उस मनाने वाले, उस खुशी के मौके को सब लोग मिलकर मनाने वाले एक कार्यक्रम को ही हम शामिल होना कह के बुलाते हैं। शामिल इसका मतलब उस कार्यक्रम में भाग लेना, इकट्ठा होना या शामिल होना, ये सभी एक ही अर्थ देते हैं। लास्ट वन देखिए, अव्वल। अभी आपके पाठशाला में जब आपका रिज़ल्ट आता है, जब आप पाठशाला में परीक्षा लिखते हैं तो आप बहुत ही खुशी से आप क्या करते रहते हैं, मैंने परीक्षा तो बहुत अच्छे से किए हैं, जाहिर है मुझे अंक भी बहुत अच्छे आएंगे। तो आपका कौन सा रैंक आएगा, आप हमेशा बहुत उसके बारे में राह देखते रहते हैं। तो जब आप देखते हैं कि आप अव्वल आए हैं, अव्वल इसका मतलब होता है पूरे कक्षा में हर एक विषय पर पूरी तरह से आपको अंक मिले हैं। अंक मिलने के बाद आपको प्रथम रैंक दिया गया है, आप पूरे कक्षा में प्रथम आए हैं, उसको हम कहते हैं अव्वल कह के बुलाते हैं। उसी तरह बच्चों यहाँ पर और कुछ शब्द है जिसके मीनिंग मैं अभी आपको बताती हूँ। चेष्टा इसका मतलब होता है कोशिश। देखिए, हम अपने जीवन में हर राह में हर एक सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त क्या करते रहते हैं, कोशिश करते ही रहते हैं। तो चेष्टा इसका मतलब होता है कोशिश। हम पढ़ाई करते हैं, प्रथम आने के लिए, अच्छे अंक पाने के लिए हमेशा हमारी कोशिश जारी ही रहती है। तो हम साइकिल चलाने के लिए या उसे सीखने के लिए हम अपनी कोशिश क्या करते हैं, जारी रखते हैं। या कुछ अक्षरों को पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए हम अपने कोशिश को वहाँ पर जारी रखते हैं। या कहीं तो घूमते वक्त जो राह हमें पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, उस राह से हम पूरी तरह से अनजान हैं, फिर भी हम रास्ता ढूंढते ढूंढते अपनी कोशिश को जारी रखते हुए वहाँ पर जाकर आखिर में हम अपने मंजिल पा ही लेते हैं। तो चेष्टा, कोशिश इसका मतलब होता है। उसी तरह से जमात इसका मतलब होता है कक्षा, जहाँ पर आप पढ़कर शिक्षा की प्राप्ति करती है, शिक्षा लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पूरे समाज में अपना एक स्थान बनाने के लिए जहाँ पर आप जाते हो उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा या पाठशाला कह के बुलाते हैं। तो ये सब शब्दार्थ होने के बाद तो बच्चों अभी हमने अब तक देखा प्रेमचंद्र जी के बारे में और उनके लिखे गए कुछ शब्दार्थों के बारे में, और अभी हम क्या करेंगे, पाठ का प्रवेश करेंगे। पाठ प्रवेश में क्या है देखिए, थोड़ा बहुत मैं रीड करके आपको बताती हूँ। पाठ प्रवेश में बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेमचंद्र जी ने इस पाठ प्रवेश में कुछ शब्द ऐसे लिखे हैं। पाठ प्रवेश में वह कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता, लेकिन इस बुलावे में
न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी ऐसे ही कुछ आपको दिखाया गया है। देखिए, आपके घरों में जब आप कुछ काम कर रहे हो, समझिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, तो वहाँ से कोई बड़ा आता है जो घर का बड़ा बुजुर्ग है। वो क्या करते हैं, पटाख से आपको रोकते हैं और रोक कर बोलते हैं कि मत करो, वो मत छो, ये मत छो, साइकिल स्पीड से मत चलाओ, दीपावली का त्यौहार बन रहा है, जाकर वो लड्डू मत छो, अभी नैवेद्य चढ़ाना। ऐसे हमेशा जो हमारे घर के बुजुर्ग रहते हैं, जो हमारे घर के बड़े रहते हैं, आपके अच्छे के लिए आपको रोकते रहते हैं, आपके अच्छाई के लिए हमेशा आपको टोकते रहते हैं। लेकिन हम जो बच्चे रहते हैं, जो बच्चों को जब भी हम रोक टोक करते हैं तो उनको लगता है कि क्या है, हमेशा डांटना, हमेशा डांट फटकार लगाना, हमेशा कुछ ना कुछ बोलना, मुझे ये नहीं करने देते, मुझे वो नहीं करने देते करके आपको अंदर ही अंदर आपको कभी ना कभी गुस्सा आता होगा। लेकिन आप सोचते होंगे कि मैं भी काश जैसे मेरे मम्मी पापा है, जैसे मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, वैसे मैं भी बड़ा होता तो शायद ही ये डांट फटार नहीं सुननी पड़ती थी। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, जब आपको डांट फटकार मिलती है तो आपके अच्छे के लिए मिलती है, और अगर आप बड़े हो तो वो काम आप नहीं कर सकते हो जो आपके बड़े लोग भी नहीं कर सकते। जैसे कि एक हम उम्र वाले रहते हैं, वही लोग जो काम उन्हें सौंपा गया रहता है, उनको वही काम करना पड़ता है। देखिए बच्चों, हम आज यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में दो बच्चे हैं, एक बड़ा भाई साहब जो उम्र में बहुत ही बड़े हैं, और एक छोटा सा लड़का आपके जैसा। तो इस पाठ में जो छोटा लड़का है वो उठपटांग कुछ ना कुछ हरकतें, उठपटांग कुछ ना कुछ करता रहता है। उस वजह से हमेशा वो अपने बड़े भाई से डांट खाता रहता है। तो किस तरीके से वो उठपटांग काम करने के बावजूद भी कक्षा में अव्वल आता रहता है, तो किस तरह से वो क्यों उसे डांटते रहते हैं, बड़े भाई हमेशा उसको क्यों रोकते टोकते रहते हैं, ये आपको इस पाठ में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इस पाठ के अंत में प्रेमचंद्र जी ने आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई है जो हम पाठ के अंत में देखेंगे। तो पाठ का पहला पैराग्राफ मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे फायदेदार बने। तो देखिए, यहाँ पर 2 बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, एक है बड़ा भाई साहब और दूसरा है एक छोटा सा लड़का। इन दोनों की उम्र का फासला कितना है? बड़े भाई साहब मुझसे, यानी जो ये पाठ, जो ये कहानी आपके सामने बता रहे हैं, वो कहानी बताते वक्त जो प्रेमचंद्र जी है वो उनके बड़े भाई साहब से कितने साल छोटे थे? 5 साल छोटे थे। उनके बड़े भाई साहब कैसे थे? 1 साल करने वाला काम कभी कभी 2 साल करते थे, कभी कभी 3 साल भी वह काम करते ही जाते थे। क्यों? क्योंकि पुख्ता, मजबूत, वह पायेदार को पुख्ता, बहुत 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 मजबूत बनाना चाहते थे। देखिए, उन्होंने
उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब छोटे भाई ने पढ़ना शुरू किया था। दोनों की जो शिक्षा प्राप्ति हो रही थी, जो शिक्षण वह प्राप्त कर रहे थे, जो पढ़ाई वह कर रहे थे, सेम टू सेम एक ही एज में, एक ही उम्र में वह पढ़ाई की शुरुआत उन दोनों ने की थी। लेकिन बड़े भाई छोटे से 5 साल बड़े थे, तो इसीलिए इस पाठ का नाम बड़े भाई साहब करके उन्होंने रखा है। तो कभी कभी यह जो बड़े भाई साहब थे, पायेदार को मजबूत बनाने के लिए 1 साल का काम 2 साल, 2 साल का काम कभी कभी 3 साल तक वह खींचते जाते, लेकिन वो काम न होने पर भी उस काम को बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को मैं कानून समझूं। तो देखिए कितने खूबसूरत तरीके से, कितने बहुत ही सरल अक्षरों से उन्होंने यह बात आप सभी लोगों के सामने रखी है। तो जो ये छोटा सा लड़का था, ये कितने साल का था? 9 साल का था। और जो बड़े भाई साहब थे वो पूरे 14 साल के थे। तो जो पूरी जिम्मेदारी थी, तो छोटा भाई था, उस छोटे भाई की पूरी जिम्मेदारी, जैसे पढ़ाई की हो, वो खाना खा रहा है नहीं, उसकी देखभाल की, उसकी पढ़ाई की, उसे देखकर अच्छे से अच्छी राह पर चलना, ये सारी जिम्मेदारी बड़े भाई पर थी। तो इसीलिए वह क्या करते थे, हमेशा उस छोटे भाई को डांट फटकार लगाना, कभी कभी चिल्लाना, कभी कभी पढ़ाई करो, ये इधर मत जाओ, घूमने मत जाओ, ऐसा कह के वह क्या करते थे, हमेशा उसको चिल्लाते ही रहते थे। जो बड़े भाई है वो उस छोटे भाई को हमेशा चिल्लाते ही रहते थे। लेकिन जो छोटे भाई है उन्होंने एक ही शब्द में अपने मन की बात आपके सामने रखा है। देखिए कैसे, उनका हुक्म को मैं कानून समझता था। तो देखिए जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे घर में हमें डांट फटार लगाता है तो हमें वापस जवाब नहीं देना चाहिए। जिस तरह इस पाठ में ये छोटा भाई बोल रहा है, तो वह क्या करता था, जब भी वह बड़ा भाई इसको डांटते थे तो चुपचाप वो नजरें झुकाए, बिना एक शब्द बोले सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, सुनते थे। सिर्फ सुनकर वहाँ से बिना जवाब दिए वहाँ से वह छोटा भाई चला जाता था। तो आगे देखिए क्या होता है, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। जो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे वह कौन थे, बड़े भाई साहब। यहाँ पर इस पाठ में वह का मतलब होता है बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब क्या थे, हमेशा अपना पूरा वक्त पढ़ने में, लिखने में, चित्र निकालने में और ज़्यादा वक्त वह शिक्षा प्राप्ति में ही लगाते थे। और वही बात वह छोटे भाई को भी बोलते थे। तो वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हमेशा दिन के बहुत सारे घंटे वह पढ़ाई में ही लगा देते थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तो यहाँ पर जो छोटे भाई है इस पाठ के जरिए बता रहे हैं कि जो बड़े भाई इस पाठ में आपको दिखाई दे रहे हैं वो बड़े भाई बहुत ही अध्ययनशील है। वो हमेशा पढ़ाई करना, लिखना और ज़्यादा उस शब्द को देखते रहते जो उनको बहुत कठिन लगता था। और हम जब पढ़ाई करते हैं तो देखिए हम अभी घरों में बैठकर लिखना, पढ़ना और हमारा होमवर्क कंप्लीट करना ही करते रहते हैं। जब हमें लिख कर हाथ दर्द होता है या पढ़ कर थोड़ा बहुत दिमाग को ये करना चाहिए, रिलैक्स लेना चाहिए, आराम देना चाहिए, ऐसा जब आपको लगता है तो आप लोग क्या करते हो, उठकर थोड़ा बहुत हवा खाने के लिए बाहर चले जाते हो या थोड़ी देर के लिए टीवी देखते हो या बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलकर या आराम देने के लिए या खुद को और थोड़ा रिलैक्स बनाने के लिए घूम कर आते हो। लेकिन
इस पार्ट में जो बड़े भाई थे वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे, पढ़ाई एक तरफ निकाल कर रखते और एक पेज लेकर उस ब्लैंक पेपर पर, उस पेज पर कुत्तों, बिल्लियों का, पक्षियों का चित्र निकालते थे। वैसे वह चित्र निकालते तो उनके दिमाग को आराम मिलता, उनको आराम महसूस होता। तो चित्र निकालने का खत्म होने के बाद वह फिर से क्या करते थे, फिर से वह पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते, ना ही हमारी तरह उठकर बाहर जाते। तो आगे देखिए क्या होता है। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात होती। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो जब हमें अच्छा नहीं लगता, बोर आ जाता है, तो हम उठकर बाहर चले जाते हैं। लेकिन यह जो बड़े भाई साहब थे, ये अपने दिमाग को आराम देने के लिए बिल्ली, कुत्तों का, चिड़ियों का चित्र निकालते थे। और साथ ही साथ एक बार छोटे भाई ने देखा कि एक पुस्तक में उन्होंने अक्षरों को लिखा है, कंटिन्यू एक साथ एक ही जैसे बहुत सारे अक्षरों को लिखा है। जब हम उस अक्षरों को जुड़ा कर देखते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ था। और दूसरी बार, एक बार ऐसे ही दूसरी बार अक्षरों को उन्होंने लिखा था। उन लिखे हुए अक्षरों को यह छोटे भाई देखते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि बड़े भाई साहब ने अक्षरों के जरिए क्या कहना चाहते हैं। आखिर यह इंसान का चित्र है या किसी प्राणी का चित्र है। तो अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर, कॉपी इसका मतलब होता है आपका नोटबुक, उस कॉपी पर दोहराते हुए बार बार एक ही शब्द को वह बार बार लिखकर अक्षरों से ही वह क्या करते थे, एक शब्दों की या एक व्यक्ति के चित्र के रचना वहाँ पर करते थे। तो एक बार वह 9वीं कक्षा में थे। कौन? बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में थे और जो ये छोटा भाई है वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। तो एक ही पेज पर सेम अक्षर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर क्या लिखा है। उनका मन हुआ कि जाकर मैं अपने बड़े भाई साहब से पूछ ही डालूं कि आपने यहाँ पर क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो डर के पूछते नहीं हैं, सोचते हैं छोटी म्यूँ और बड़ी बात हो जाएगी, मुझे पूछना नहीं चाहिए करके वह क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं। अपनी मन की बात अपने मन में ही दबा लेते हैं, उनके सामने वह बात बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो आगे के पैराग्राफ देखिए बच्चों। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज़ की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। तो देखिए, जो बड़े भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब और ये छोटा सा लड़का, वो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और यह 5वीं कक्षा में है। तो दोनों की पढ़ाई की वजह से इन दोनों को हॉस्टल में रखा गया है। तो घर के बड़े लोगों ने इनका शिक्षा प्राप्ति के लिए इनको हॉस्टल में रखा है। तो जो बड़े भाई है वो बहुत ही अध्ययनशील और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो छोटा लड़का है जो 5वीं में पढ़ रहा है,
हॉस्टल में जब वो रहता था तो थोड़ा बहुत उसको वक्त मिलते ही और मौका मिलते ही इसका मतलब क्या है? देखिए, आप पढ़ाई करते रहते हो और आपको पढ़ाई के लिए एक जगह पर बिठाया गया है। सामने, आपके घर के सामने ही आपका कोई दोस्त आपको बुलाने के लिए आया तो आप क्या करते हो? झुक कर देखते हो। आपके मम्मी या पापा अपने काम पर बिजी है तो आप क्या करते हो? धीरे धीरे से दबे पाँव वहाँ से आपके दोस्तों से मिलने के लिए चले जाते हो। वापस आकर आप डांट पक्का खाओगे, उसमें कोई अलग बात नहीं है, लेकिन गलती करते हो। डांट खाने के बावजूद भी आप क्या करते हो? गलती करते हो। क्यों? आपकी उम्र ही वैसी होती है। आप न चाहते हुए भी आपके दोस्त के साथ जो आप खेल खेलते हो वो खेल आपको आकर्षित करता रहता है। तो उस खेल की वजह से आप पढ़ाई को आधी छोड़कर क्या करते हो? आपके दोस्त के साथ खेलने के लिए चले जाते हो। तो यहाँ पर भी मौका मिलते ही जब उसके बड़े भाई पढ़ने लिखने के लिए एक जगह पर बैठे हैं और पूरी तरह से पढ़ाई में डूबे हुए हैं, तब इस छोटे भाई को मौका मिला और मौका मिलते ही एक बार वह हॉस्टल से बाहर निकला। बाहर निकलकर उस छोटे भाई ने कौन कौन से काम किए, क्या क्या काम किए? देखिए, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना इस छोटे भाई के लिए पहाड़ लगता था। पहाड़ इसका मतलब मुश्किल। पहाड़ चढ़ना कोई मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो कुछ बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करो मतलब उनका मन नहीं होता। वो क्या करते हैं? ऐसा मूड ऑफ करना, जैसे बाद में करता हूँ, थोड़ी देर बाद करता हूँ, ऐसे बहुत सारे वह क्या करते हैं? रीज़न्स बताने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो छोटा भाई है बहुत ही बड़ा नटखट है। 1 घंटे से ज़्यादा उसको पढ़ाई करना मतलब पहाड़ लगता था। तो हॉस्टल से छुपके से अपने बड़े भाई के नज़रों को छुपाकर वह हॉस्टल से बाहर जाता और बाहर जाकर क्या क्या करता? देखिए, मैदान में जाकर कंकरियाँ उछालना। कंकरियाँ यानी छोटे छोटे जो स्टोन्स रहते हैं, छोटे से पत्थर जिसे छोटे बच्चे लेकर खेलते हैं। तो छोटे छोटे पत्थरों को हम कंकरियाँ करके बुलाते हैं। तो उस कंकरियों को लेकर ज़ोर ज़ोर से फेंकना, आसमान को देखना, उड़ती हुई चिड़ियों को देखना और छोटे से कागज़ से नाव बनाना, उसे पानी में छोड़ना और साथ ही कागज़ की तितलियाँ बनाकर ज़ोर ज़ोर से उड़ाना। ये सारे काम वह छोटा भाई हॉस्टल से अपने भाई से छुपाकर बाहर जाता और जाकर क्या करता? ये सारे काम अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर घूम कर आता। अगर कोई मिल गया, समझिए उनके दोस्त, उसके हम उम्र वाले, इसका मतलब होता है कि आपकी जो उम्र है वो भी 10 साल की है और आपके साथ जो खेल रहे हैं उस बच्चे की उम्र भी 10 साल है। तो हम उसे कहते हैं हम उम्र। हमारे सेम एज वाले बच्चों को ही हम क्या कहते हैं? हम उम्र करके कहते हैं। तो जो छोटा भाई था, इस छोटे भाई के हम उम्र वाले के साथ वह क्या करता था? पूरे 1 घंटे 2 घंटे हॉस्टल से छुप कर जाकर घूम कर आता। जब वो घूम कर आता तो कंकरियाँ फेंकना, चिड़ियों को, उड़ते हुए चिड़ियों को देखना और साथ साथ कागज़ के नाव बनाकर पानी में छोड़ना और साथ ही कागज़ के तितलियाँ बनाकर आसमान में उड़ाना, ये सारे काम वह करता था। तो आगे देखिए क्या होता है। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? उनका पहला सवाल यही होता कि कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था,
मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। तो देखिए कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया है। जो छोटा भाई है इस पार्ट में, वह क्या करता है, हॉस्टल से अपने भाई से छुपकर बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया है। तो जब वो घूमने के लिए गया है तो आपने देखा कि छोटे छोटे पत्थरों को लेकर वह उछाल रहा है, उड़ती हुई चिड़ियों को वह देख रहा है, और साथ ही कागज़ के तितलियां बनाकर ऊपर उड़ा रहा है। तो उसके साथ साथ और बहुत से वह काम करता है, जैसे पटरी पर चलना। पटरी इसका मतलब होता है दोनों तरफ रास्ते रहते हैं और बीचों बीच सीमेंट का जो रास्ता बना रहता है उसके ऊपर चलना, या ट्रेन जाता है, ट्रेन जो जाता है उस रास्ते को ही हम क्या कहते हैं, पटरी कह के बुलाते हैं। तो उसके ऊपर दोस्तों को ले जाकर चलना, और साथ ही वह क्या कर रहा है, मोटर कार खुद जैसे आप खेलने के लिए जाते हैं तो बच्चे एक ही खेल नहीं खेलते हैं बल्कि बहुत सारे खेल खेलते हैं, जैसे पतंग उड़ाना, छुपना छुपाना, और साथ ही अंताक्षरी। ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं जो छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। तो ये सारे खेल ख़त्म होने के बाद, ये सभी खेल ख़त्म हो गए, तो आखिर में खेल ख़त्म जब होता है तो आपको घर तो वापस लौटना ही है। तो यहाँ पर जो छोटे भाई है वो वापस हॉस्टल लौट जाते हैं। तो हॉस्टल लौटने के बाद बड़े भाई साहब उनके सामने खड़े हैं। तो खड़े होकर हर बार की तरह वह सेम सवाल करते हैं, कहाँ थे। तो कहाँ थे यह सवाल करते ही हर बार की तरह वह छोटा भाई क्या करता है, कोई भी जवाब नहीं देता है, बल्कि अपने नज़र नीचे झुकाकर मौन एकदम चुपचाप खड़े हो जाता है। जैसे हम कुछ गलती करते हैं तो कुछ गलती करने के बाद हमें पता रहता है कि हमने गलती की है, तो हमारे जो घर में बड़े रहते हैं वो चिल्लाते रहते हैं, हमें डांटते रहते हैं। तो बड़े हैं, हम उनको वापस जवाब नहीं दे सकते। तो जब हम उन्हें वापस जवाब नहीं देते और हमारी गलती है ये हमें पता रहता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमेशा अपनी नज़रें झुकाकर चुपचाप वो जो बोलते रहते हैं वो सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो जो हमारा मौन है वो सारे उनके सवालों का जवाब दे देता है। तो यहाँ पर भी ये सिर्फ और सिर्फ मौन से खड़े रहते हैं। कौन? छोटे भाई मौन से खड़े रहते हैं। बड़े भाई साहब एक ही सवाल करते हैं कि कहाँ थे। वो कुछ भी उत्तर नहीं देते, लेकिन छोटे भाई के मन में आ रहा था कि क्या हुआ अगर थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए बाहर चला गया, हमेशा चिल्लाते हो। ऐसे वो मन ही मन बात करते हैं अपने आप से, वह जवाब नहीं देते और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। हमेशा उसका सत्कार होता था। कैसे? डांट फटार से। तो यहाँ पर उस छोटे भाई को पता था कि अगर वो चुपके से बाहर जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे और पूरे 1 या 2 घंटे हॉस्टल से बाहर रहेंगे तो ज़रूर उनका डांट फटार के साथ उनका सत्कार होगा, यह उनको पता था। उसके बावजूद वह वही गलती दोहराते थे और आखिर में अपने बड़े भाई से बहुत सारा डांट खाकर चुपचाप अंदर चले जाते थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों, क्या होता है। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, तो यहाँ पर बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को सुना रहे हैं कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गेरा नत्थु खैरा, अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। तो देखिए उनको बहुत गुस्सा आया है। किसको? बड़े भाई साहब को बहुत गुस्सा आया है और वो गुस्से में यह बात उसको सुना रहे हैं कि इस तरह से पढ़ोगे। अभी तुम हॉस्टल में हो, हम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं और पढ़ाई के वक्त अगर तुम घूमने के लिए बाहर जाओगे और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो क्या तुम इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे? अगर इस तरह पढ़ते तो
ऐरे गहरे नत्थु कहरे, इसका मतलब कोई भी अंग्रेजी विद्वान बन जाता करके वह अपनी बात के ज़रिए अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करते हैं। तब क्या होता है देखिए, यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। तो बड़े भाई साहब अपने जीवन का एक अनुभव अपने छोटे भाई के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि खून जलाना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती है। आंखें फोड़ना इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर किसी का तो आंखें फोड़ दो, इसका मतलब होता है हमेशा अपनी आंखों को बिना बंद किए, अपने आँखों को बिना बंद किए क्या करना पड़ता है, अक्षरों को देखना पड़ता है। अक्षरों को देखकर उसे समझना पड़ता है, समझकर पढ़ना पड़ता है और पढ़कर जो तुमने पढ़ा है उसे समझना पड़ता है। और जब आपके परीक्षा होंगी तो उसके बारे में लिखना पड़ता है, तब जाकर तुम क्या बनोगे, अंग्रेजी विद्वान बनोगे करके बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को अपने डांट के ज़रिए डांट रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब वह छोटा भाई वहाँ से खेल कूद करके जब वह वापस आता है तो जाहिर है बड़े भाई साहब जो थे वो क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेज़ी विषय पढ़ रहे थे। अंग्रेज़ी विषय पढ़ रहे थे इसका मतलब है वह इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तब क्या होता है देखिए, यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने गोंगा हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आँखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। तो देखिए जब वो डांट रहे हैं, जो बड़े भाई है वो खुद अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं और जो अंग्रेज़ी विषय वह पढ़ रहे हैं उनको वह समझ में नहीं आ रहा है। तो जब उनको समझ में नहीं आ रहा है तो बड़ा भाई पढ़ते वक्त छोटा भाई बाहर खेलने के लिए गया है, तो वह बताते हैं तुम खुद मुझे देख रहे हो कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात पढ़ाई करता हूँ, दिन रात लिखते रहता हूँ। अंग्रेज़ी विषय इतना मुश्किल होता है कि बड़े बड़े विद्वान भी क्या नहीं कर सकते, ठीक तरीके से वाक्य रचना नहीं कर सकते। तो तुम मेरी मेहनत करते हुए देख कर भी उसे अनदेखा कर रहे हो। मेरी मेहनत तुम्हें दिख रही है, उसके बाद भी तुम उसे अनदेखा कर रहे हो, तो ये तुम्हारी आँखों में कसर है। मेरी गलती नहीं है बल्कि तुम्हारी गलती है। जिस तरह मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसी तरह तुम भी करो करके वह क्या करते हैं, अपने छोटे भाई को बता रहे हैं। तो आगे क्या होता है देखिए, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? तो बड़े भाई साहब जो है एक ही कक्षा में पिछले 2-3 सालों से वहीं पर टिके हैं, इसका मतलब वह पास नहीं हो पा रहे। एक ही कक्षा में वहीं पर टिके हैं और अपने छोटे भाई को सुना रहे हैं कि यहीं पर सभी लोग हॉकी मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारे मेले होते हैं। तो तुमने कभी तो मुझे मेले में जाते हुए देखा है क्या? क्या तुमने मुझे कभी तो खेलते हुए देखा है क्या? करके बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या कर रहे हैं, डांट फटार लगा रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि इस बड़े भाई साहब पार्ट में दोनों बड़े भाई और छोटे भाई दोनों ही हॉस्टल में हैं और दोनों पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर है। तो जो छोटा भाई है वह मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर जाकर बहुत सारे खेल खेलता है और वक्त ज़ाया करके वापस आता है। तो तभी जो बड़े भाई साहब है वह उसको बताते हैं कि समझाते हैं कि तुमने मुझे देखा है, जो अंग्रेज़ी पाठ तुम पढ़ रहे हो वो
ऐरा गैरा नहीं पड़ सकता है। तो इतने सालों से तुम मुझे यहाँ पर देख रहे हो, तो कभी तो मैंने कहीं मेले में जाकर घूम कर आया हूँ, या कहीं हॉकी मैच खेलने के लिए गया हूँ, या कहीं तो घूमने के लिए जाकर अपना वक्त ज़ाया किया है क्या? ये सभी तुमने कभी तो मुझे करते हुए देखा है क्या? तुम हमेशा मुझे देखते हो मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता रहता हूँ। तो अगर तुम्हें मेरे जैसे पढ़ाई नहीं करनी है और तुम्हें हमेशा वक्त ज़ाया करना है, तो तुम यहाँ पर मेरे साथ मत रहो और यहाँ पर रहकर अपना वक्त ज़ाया मत करो, बल्कि वापस गांव चले जाओ। और ऐसे ही जो बड़े बुजुर्ग हमारी शिक्षा के लिए पैसा भेज रहे हैं, उसे तुम अपना वक्त ज़ाया करके व्यर्थ मत करो करके बड़े भाई साहब क्या करते हैं, छोटे को डांट फटार के समझाते हैं। लेकिन जो वो डांट फटार लगा रहे हैं, ये उसके अच्छाई के लिए है, बुरे के लिए है। तो बच्चों, जो बड़े भाई साहब उसको डांट रहे हैं, ये उसके पढ़ाई के लिए है, उसके जीवन के लिए है, उसके अच्छे के लिए वह क्या कर रहे हैं, उसे इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और अंग्रेज़ी का उदाहरण देकर उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सब बताने के बावजूद भी वह छोटा लड़का क्या करता है, चुपचाप से मौन से सुनता रहता है। वो कभी भी उल्टा उनको जवाब नहीं देता, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े थे और जो वो बोल रहे थे वो उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, उसको भी पता था। तो जो बड़े भाई साहब थे, यह अध्ययनशील थे, हमेशा खुद को पढ़ाई में डूबे रहते। पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा वह अंग्रेज़ी विषय पर ध्यान देते और वो चाहते थे कि जो बड़ा भाई है वो चाहते थे कि छोटा लड़का भी मेरी तरह ही शब्दों को रटे, मेरी तरह ही अंग्रेज़ी पाठ पढ़े, वह लिखे करके वो भी चाहते थे। लेकिन वह इनकी बात को अनदेखा करके हमेशा घूमने जाना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना हमेशा करता था। बल्कि जो तरीका यह पाठ पढ़ते थे, ये तरीका उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सिर्फ सुनता था और वहाँ से चला जाता था, बल्कि उसका जवाब तक वह नहीं देता था। तो आगे देखिए क्या होता है। मैं यहाँ लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी लगती बातें कहते जैसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराश में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। तो देखिए, जब कभी भी बड़े भाई साहब एकदम चिल्लाने लगते तो वह छोटा भाई चुपचाप खड़े होकर आंसू बहाने लगता, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। और कभी कभी उसके मन को लगता कि जो बात मेरे बस की नहीं है, जो मेरी कैपेसिटी की नहीं है, वो काम मैं क्यों कर रहा हूँ। और जो बड़े भाई साहब की बातें होती थी वो सुनने के बाद तो उसे लगता कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलो मैं अपने गांव वापस चला जाऊं। ऐसा उसे बहुत बार उसका मन होता था, लेकिन वह क्या करता था, वह सिर्फ उनकी बातें सुनता और बातें सुनकर चुपचाप रोते हुए अपने कमरे में चला जाता था। तो आगे क्या होता है देखिए, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराश के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब और उसके बाद 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल।
तो देखिए बच्चों, हम जब छोटे थे, जब हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, और अभी आप लोग क्या करते हो, जैसे परीक्षा आई नहीं, आप सब लोग क्या करना शुरू करते हो, हाँ अभी कुछ ही दिनों में क्या है, एग्ज़ाम से, अभी कुछ ही दिनों में हमारे सिर के ऊपर परीक्षा आई है, हमें क्या करना है, बिना वक्त गवाए, बिना वक्त वेस्ट किए, बिना वक्त गवाए हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों आप क्या करते हो, बैठते हो और एक टाइम टेबल बनाते हो, बहुत अच्छा सा एक टाइम टेबल बनाते हो। जैसे मैं 5 बजे उठूँगा, 6 बजे तक वॉकिंग जाके आऊँगा, उसके बाद 7 से 8 तक अंग्रेज़ी पढ़ूँगा, उसके बाद हिंदी पढ़ूँगा, इंग्लिश, समाज, गणित ऐसे पढ़ूँगा करके आपके जो स्टडी टेबल रहता है ना, उस स्टडी टेबल के सामने ही इतना बड़ा सा टाइम टेबल आप बनाकर क्या करते हो, उसे दीवार के ऊपर चिटका देते हो। लेकिन आप उसे फॉलो करते हो, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा भाई क्या करता है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाता है। जैसे उस पर वह लिखता है कि हाँ सुबह 6 बजे उठना है, चाय नाश्ता करना है और उसके बाद नहाना है, उसके बाद इतिहास, गणित, अंग्रेज़ी, ये सब कुछ टाइम के हिसाब से मैं करूँगा करके बहुत अच्छे से टाइम टेबल बनाकर दीवार को चिटका देता है। लेकिन जब वह दीवार को चिटकाता है, सिर्फ लिखावट में वह बनता है, बल्कि वो वहाँ पे कुछ भी उसे फॉलो नहीं करता, ना ही उस समय के हिसाब से वह देखता है। तो कुछ ही देर में हम फिर से वापस आएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए बच्चों। आगे के सेशन में हम पाठ आगे बढ़ाएंगे। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।